बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद को खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को इस तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। और इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं सबसे पहले उनको वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम ऑन माय शो तारिक अजीज शो सर। वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने तो ओपनिंग इतनी अच्छी की कि कुछ बचपन की याद सामने आ गई। एंड गॉड ब्लेस आवर आर्टिस्ट तारिक अजीज साहब एज वेल, सर who has served this डेफिनेटली the country for a very long time. सर, ये उन्हीं को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैंने कहा चेंज करके, तो फिर मैंने इसको इससे स्टार्ट कर लिया था कि इसको हम ताकि लोग इस अल्फाज को भूले नहीं, लोगों के दिलों में ये और जहनों में ये अल्फाज हमेशा याद रहे। वही मार्केट थी जिसको हम सर्व कर रहे थे। और तकरीबन 3 हफ्ते पहले we have also launched our Australia office in partnership with a very good friend of mine, Imran Arif. And mashallah, we are growing. So advertising की field में, starting from branding, logo design to brochures, websites, digital marketing, TV commercials, media planning, consumer marketing research, market research, तो वो पूरा एक fully integrated public relations, event management, online event management. We look after almost everything in all these countries. Secondly, I'm also the chairman for Stallion Gates Asset Management. So वहाँ पे we are into parking investments. We look after hospitality sector, real estate sector. We're very heavy in real estate. और हमारे अपने funds होते हैं जो launch होते हैं, both regulated and private funds, और different asset classes के अंदर we park our investments, and obviously give a very good revenue and ROI to our investors who have been working with us from different parts of the world. This is also based out of the UAE. And my third company is TechCross, which is into technology space, into multiple things, and try to help startups and entrepreneurs create employment. मेरा जो पर्पस है पाकिस्तान आने का और यहाँ पे अपने फुटहोल्ड को स्ट्रॉन्ग करने का, वो सिर्फ ये है कि वी हैव इंटरनेशनली हमने इतने ब्रांड्स को सर्व किया, इतनी कंपनीज को सर्व किया और उनको सक्सेस स्टोरी बनाया, उनके ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया और एक्सीड किया. So therefore I thought it is time to give back to our country also, and maybe जो हमारे local businesses हैं, local startups हैं, local SMEs हैं, उनको हम एक बड़ी अच्छी वैल्यू के अंदर वही सारे एक्सपर्टीज, वही सारे एक्सपीरियंस जो है वो अपना शेयर करें और उनके बिजनेसेस को भी सक्सेसफुल करें. कि आपका एक्सपोजर मैंने देखा है कि रियल एस्टेट का भी है, तो रियल एस्टेट के हवाले से जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि यार सिर्फ ज़्यादा अगर आपको नहीं है, मैं 4 चीज़ों की बात कर रहा होता हूँ. एक, जिस प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का देखने के बैकग्राउंड क्या है, मौके पे चीज़ मौजूद है, और जहाँ पर प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कम से कम 3 से 5 साल का ध्यान में रखें. सर ये तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप क्योंकि एक बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, आप मोर देन आपके जो 75 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके नज़र अगर हमें गाइड कर सकें और मेरे सुनने और देखने वाले लोगों को, व्यूअर्स को गाइड कर सकें, तो सर हमारे लिए बड़े ऑनर की बात होगी. देखिए आजकल तो रियल एस्टेट मार्केट इज नॉट डूइंग वेल. सो इस पैंडेमिक के टाइम में रियल एस्टेट में जाना, स्पेशली कमर्शियल रियल एस्टेट जो है, दैट इज द रॉन्ग वे टू गो, बिकॉज पैंडेमिक की वजह से रेस्टोरेंट्स, कैफेज, कमर्शियल रियल एस्टेट वर्क फ्रॉम होम की वजह से बिल्कुल ही इररेलेवेंट होती जा रही है. ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर्स की वजह से वो जो बड़े बड़े कैश एंड कैरीज हैं, उनकी रेलेवेंस उस तरह से नहीं रही, और therefore real estate is definitely going to go down, which I'm talking commercial real estate. रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर भी अगर देखें, क्योंकि इस वक्त करंटली वी आर सिटिंग एट अबाउट 20% अनएम्प्लॉयमेंट ग्लोबली, सो दिस इज गोइंग टू स्केल अप टू समवेयर अराउंड 25%, बिकॉज हम लोग करंटली इस वक्त एक ग्लोबल मेल्टडाउन का शिकार हैं एंड वी आर लिविंग इट. सो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़े से बाद आएंगे, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें फॉर श्योर it is very crystal clear, because a lot of companies have actually filed for bankruptcies globally. और कई हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस. नाउ हैविंग सेड दैट, जब कंज्यूमर ही नहीं होगा और जब जॉबलेसनेस होगी तो लोगों को मॉर्गेज भी नहीं मिलेगी, लोगों के पास सेविंग्स भी नहीं होंगी, और वो कोई भी एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करेंगे जिसमें उनका कैश ब्लॉक हो जाए, और अगर आपके पास घर है तो वो घर पे ही रहेंगे. सो देयरफॉर जिस
जो चीज़ ओपन हो रही है वो आई थिंक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है, जो थोड़ी सी शायद उसकी डिमांड बढ़ जाए बिकॉज लेकिन लग्जरी की नहीं, लो कॉस्ट हाउसिंग जो है दैट इज द राइट वे टू गो. पीपल आर लुकिंग टू रिड्यूस देयर कॉस्ट बिकॉज जब पैसे नहीं होते तो यू ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लाइफस्टाइल. और बड़े घरों की बजाय छोटे अपार्टमेंट्स की तरफ पाकिस्तान में खासतौर पे तवज्जो ज़्यादा जाएगी बिकॉज जितना बड़ा घर है उतने ही आपके बिल्स ज़्यादा हैं. ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है, बिजली पानी ये सारे यूटिलिटीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव. सो और फिर वर्क फ्रॉम होम की वजह से पीपल आर लुकिंग फॉर कि जहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो हैं वो अच्छे हों, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, आपके घर के अंदर एक छोटा सा कैबिन या एक छोटा सा एरिया हो जिसको आप होम ऑफिस के तौर पे यूज़ कर सकें. बच्चे जो हैं वो भी आजकल ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक स्टडी एटेक इस किस्म का हो कि जहाँ पे वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस 2-3 बच्चे एट सेम टाइम ले सकें. सो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जो है उसके कुछ डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं. अब पहले जो बड़े टावर्स थे उनके अंदर हम अम्यूनिटीज डालते थे, मसलन एक कॉमन स्विमिंग पूल है, कॉमन जिम है, कॉमन प्ले एरियाज हैं. तो बिकॉज ऑफ कोविड आई थिंक कि वो चीज़ें जो वो थोड़ी सी लेफ्ट राइट हो गई हैं. पीपल आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू कॉमन एरियाज और वो अम्यूनिटीज जो कि उस टाइम पे यूज होती थी वो उस तरह से नहीं हो रही. सो देयरफॉर पीपल आर मोर कंसर्न कि उनका घर के अंदर ही कोई सिस्टम हो जिसमें वो जिम कर सकें, योगा कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें. सो थिंग्स एंड डायनेमिक्स आर चेंजिंग और ये सारा कुछ रियल एस्टेट के अंदर ही आता है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो ऑन इट्स ओन चलेगी. नए एसओपीज आएंगे, हमारा जो वे ऑफ ट्रैवल है, जो वे ऑफ कम्यूट है वो चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट के ऊपर आएगा. हाउएवर हैविंग सेड दैट रियल एस्टेट असल में टाइमिंग की गेम है कि जब मार्केट डाउन जा रही होती है तो यू हैव टू वेट. जैसे आजकल अभी डाउन जा रही है, अभी इट हैज नॉट हिट द रॉक बॉटम. तो जब वो रॉक बॉटम पे हिट कर जाएगी उसके बाद कुछ अर्सा मार्केट जो है वो फ्लैट रहती है अनटिल एंड अनलेस के कोई ना कोई उसको ऐसा कैटलिस्ट मिले या कोई ना कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से मार्केट डिमांड उठनी शुरू हो जाए. एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ तकरीबन 72 डिफरेंट इंडस्ट्रीज मुंसलिक होती हैं. तो अगर एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री लिफ्ट ऑफ हो जाए तो 72 से 74 इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी इकोनॉमी की वो अपलिफ्ट हो जाती हैं. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंट्रीज लाइक दुबई, कतर, कुवैत, सऊदी, इन सब ने अपने रियल एस्टेट के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की. अमेरिका के कुछ एरियाज जो हैं, लंदन की रियल एस्टेट आज भी इट्स डूइंग वेरी वेल. So the demand is there and there is good money because it has hit its bottom और वो 5 साल का, 7 साल का, 3 साल का साइक्लिकल वेव होती है जिसको अपने फॉलो करना होता है. दूसरी मैं हमेशा एक चीज सजेस्ट करता हूँ अपने इन्वेस्टर्स को कि कभी भी अपनी बिसात से बढ़ के कमिटमेंट ना करें. सो लेट्स से अगर आपने किस्तों के ऊपर ऑफ प्लान प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो यू नो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल. यू नीड टू हैव कि यार आपकी लाइन ऑफ इनकम जो है वो थ्रू आउट आपके पास आती रहेगी. ये नहीं कि 2 साल बाद प्लान कैंसिल हो जाएगा. छोटे यूनिट्स खरीदा करें. आई ऑलवेज रिकमेंड बिकॉज छोटे यूनिट्स जो होते हैं दे आर इजियर टू सेल एंड ऑल्सो इजियर टू रेंट. क्योंकि जो मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास है वो हमेशा उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, उसकी डिमांड हाई होती है. जो लग्जरी क्लास होती है या पेंट हाउसेज होते हैं या बड़े विलाज होते हैं दे आर ऑलवेज डिफिकल्ट टू रेंट और वही एक टारगेटेड छोटा सा सेगमेंट होता है जिसको आप टारगेट कर रहे होते हैं, उसमें टाइम लग जाता है. लेकिन अगर आपके पास वेटिंग पावर है और वेल्थ है तो यू कैन ऑब्वियसली होल्ड ऑन टू इट बिकॉज उन एसेट्स की जो वैल्यूएशन है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, यू नो 10 साल में, 12 साल में. सो वो उनके लिए इट्स अ वायबल थिंग टू डू. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हुए आखिरी चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जिस डेवलपर के साथ आप काम कर रहे हैं उस डेवलपर का आपको इनसाइड आउट पता होना चाहिए कि ही इज एक्चुअली गोइंग टू डेवलप डिलीवर. उसकी रेपुटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो यू मस्ट नो द डेवलपर. उसके लिए व्हाट वी रिकमेंड के कंपनीज लाइक अस हु आर एक्चुअली एडवाइजर्स एंड नॉट ब्रोकर्स. तो हम जो है हम आपसे एक स्ट्रेट फीस लेते हैं और उस फीस के ऊपर कंप्लीट वर्किंग करके देते हैं कि किन डेवलपर्स और किन प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किन में नहीं करना चाहिए. ऑन द कॉन्ट्ररी जो रियल एस्टेट एजेंट होता है उसको तो 4% 2% कमीशन मिल रहा होता है 10 डिफरेंट डेवलपर से. सो उसको परवाह नहीं होती ना आपके पैसों की ना ही डेवलपर की. वो तो कहता है भाई बस ये क्लाइंट पकड़ा गया है, ये कहीं पे भी पैसे डाल दे मेरा 2% कमीशन जो है वो क्लियर हो जाए. तो वो एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं होता, वो ब्रोकर होता है और उसका फोकस अपने कमीशन पे होता है. सो इसीलिए ब्रोकर्स यूजुअली आपको सही एडवाइस नहीं देते बिकॉज उनका जो पैसे हैं वो टाइड अप होते हैं डेवलपर के साथ. कोई डेवलपर उनको 2% दे रहा है, कुछ 7% भी देता है ऑफ प्लान के ऊपर, 9% भी तक का मार्जिन है.
अगर आप ज़मीन.com के थ्रू फॉर एग्जांपल सेल करते हैं तो डेवलपर जो है वो 10 से 15% भी उनको मार्जिन देता है, तो ज़मीन विल पुश इट फॉरवर्ड. अब अगर ज़मीन.com उनको पुश कर रही है तो इट डजंट रियली मीन कि ज़मीन आपको एडवाइस कर रही है कि आप ये खरीदें, वो तो उसको मार्केट कर रही है. ओके, और अगर वो आपको पुश भी करती है खरीदने के लिए तो जरूरी नहीं कि इट इज द बेस्ट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर यू. सो दिस इज व्हाई यू शुड ऑलवेज वर्क विद एन एडवाइजरी फर्म जो कि आपको राइट प्रोजेक्ट्स विद द राइट डेवलपर्स दे, और आपको वो थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट करेगा, 1-2% एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा, बिकॉज ऐसे लोग जो हैं वो डेवलपर से पैसे नहीं ले रहे होते बल्कि वो आपसे पैसे ले रहे होते हैं. लेकिन आपकी वो 2% की जो इन्वेस्टमेंट होती है एडवाइजर्स के साथ, वो आपकी 100% इन्वेस्टमेंट को सिक्योर जरूर कर देती है. बिल्कुल ठीक है सर आपने, और मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ. सर अभी आपके जो मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान से बाहर हैं, यूएई में मैं देख रहा था कि ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए हैं वो यूएई, दुबई और इस साइड पे आप कर रहे हैं. पाकिस्तान में आप कितने प्रोजेक्ट्स इस वक्त कर रहे हैं? पाकिस्तान में जी मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और दुबई में भी वी हैव बीन एडवाइजिंग विद कंपनीज उनके प्रोजेक्ट्स की कंसेप्शन से लेके डिजाइन, पेमेंट प्लान का, ब्रोशर्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, वी लुक आफ्टर दिस. सो वी डोंट गो लॉन्ग विद इन एज कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स. कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर वी रेज अ फंड और देन वी इन्वेस्ट विद द डेवलपर टू मेक श्योर इफ इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए वी आल्सो रेज फंड्स. सो कुछ क्लाइंट्स हमारे ऐसे होते हैं कि उनका प्रोजेक्ट बहुत सा होता है एंड देन वी गो एंड रेज द फंड. Pakistan, I think the market is very weird because गवर्नमेंट रेगुलेशंस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते. ज़मीनों के मसले हैं, ज़मीनों की क्लैरिटी नहीं है, फर्क के इश्यूज हैं, पटवारी सिस्टम है, थिंग्स आर स्टिल नॉट ऑनलाइन. थोड़े से एरियाज हैं, डीएचए हो गया, सीडी हो गया, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, लेकिन बाकी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ भी जो लॉन्च होती हैं उनके कई दफ़ा चीज़ें गलत हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो लेक सिटी वाले आई नो देम वेरी वेल, लेकिन उनका भी एक पोर्शन जो था वो बाद में पता लगा कि वो कब्जे की ज़मीन थी. इसी तरह से आपका जो बहरिया है जी, तो वो लिटिगेशन में आ गया. बहरिया के भी कई दफ़ा कुछ एरियाज ऐसे लिटिगेशन में आ गए. फिर आपकी फजाइया हाउसिंग स्कीम कराची में लॉन्च हुई एंड यू मस्ट हैव हर्ड कि वो पूरा एक स्कैंडल खड़ा हो गया उसके ऊपर. वो लैंड ओनर्स यू नो, सो यहाँ पे बहुत सारे अजीब किस्म के मसले. सेकेंडली यहाँ पे हमें डेवलपमेंट का भी इशू आता है बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है. तो इन्फ्लेशन की वजह से हमें ये नहीं पता लगता कि अगर हमने एक प्रोजेक्ट को 100 मिलियन या 10 मिलियन डॉलर के ऊपर फोरकास्ट किया है तो वो 10 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट जो है वो अल्टीमेटली 10 मिलियन के ही 3 साल बाद पड़ेगा या 15 मिलियन की उसकी कॉस्ट पहुंच जाएगी. सो देयरफॉर सीमेंट की कॉस्ट, एनर्जी क्राइसिस, ये सारा कुछ मिला के आई डोंट थिंक फॉर अस एटलीस्ट इट इज प्रॉब्ली स्टिल नॉट द राइट मार्केट. हमें थोड़ा सा लर्निंग कर्व अपना बढ़ाना है एंड वी विल वेट अनटिल एंड अनलेस के यहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो कुछ क्लियर हो जाएं और गवर्नमेंट सपोर्ट डेवलपर्स को मिले. राइट नाउ तो गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं है. यहाँ पे होता क्या है कि आपने आज प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो लॉन्च के ऊपर सारी दुनिया आ जाएगी. जैसे ही आप हाफ वे कंस्ट्रक्ट करके उसमें पैसे डाल के पहुंचेंगे तो फौरन आपके पास वही लोग वापस आएंगे और वो आपके ऊपर केसेस कर देंगे और प्रोजेक्ट को रुकवा देंगे. और जब तक आप उनको रिश्वत नहीं देंगे, बहुत कुछ नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीशन पे नहीं जाएगा और वो कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी. सो इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस कि हम एज थग्स, एज बदमाश यहाँ पे रियल एस्टेट का काम करें. We are professional people and we aim to do things which are secure in countries which are secure with a proper legal framework and you know some things that work really really good. So tell me one thing. Now our Prime Minister announced raise high-rising buildings and some other projects. Do you think high-rising buildings will build in Pakistan is very positive way and will create a lot of revenue for Pakistan? It will help for build a better economy in Pakistan. I think His Excellency the Prime Minister is very late when it comes to real estate. इनको चाहिए था कि ये डिसीजन ये आज जब हुकूमत में आए थे उसी वक्त लेते. स्टार्टिंग में उस टाइम पे उन्होंने इस रियल एस्टेट को बिल्कुल ही बंद रखा और पकड़ धक्कड़ शुरू कर दी और जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट था वो डैमेज कर दिया. और इन्वेस्टर सेंटिमेंट जब एक मार्केट का डैमेज हो जाए तो उसको टाइम लगता है. अब आके कोविड के अंदर जब आप रियल एस्टेट ओपन कर रहे हैं तो उस टाइम पे तो रियल एस्टेट की जरूरत ही नहीं है एंड इट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट फॉर एनी इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट राइट नाउ, स्पेशली कमर्शियल.
residential, yes, people have continued to do it, but I think कि जब overall economy अभी अपने आप को reshuffle कर रही है और एक transformational phase में से गुजर रही है, so I don't think कि real estate would really pick up, especially जबकि हमारी physical movement बड़ी limited हो गई है. High rise का develop होना is very good, I think we need it, but high rise जो है वो अकेली develop नहीं होती, high rise के साथ आपको infrastructure development और town planning required होती है. अब वो मुल्क जिसके अंदर आप एफडीआई लाना चाहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए और इंटरनेशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करे, तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो किसी भी अर्बन शहर के अंदर कोई फ्री जोन अवेलेबल ही नहीं है. तो अगर मैं किसी अमेरिकन या अफ्रीकन या अरब इन्वेस्टर को लेके आता हूँ इस मुल्क में, तो वो कहेगा जी मैं मेन लैंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो किसके साथ करूंगा, आई डोंट ट्रस्ट द लोकल पाकिस्तानी स्पॉन्सर, वी नीड फ्री जोन्स. तो हमें फ्री जोन्स एरियाज चाहिए, और फ्री जोन एरियाज जो है उनके ऊपर राइट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट रेगुलेटरी बॉडीज चाहिए, और उसके साथ साथ हम लोगों को प्रॉपर सिटीज को इंडस्ट्रियल सिटीज के साथ पैक करके उनको लेके चलना पड़ेगा. सो जितने भी ऐसे इंटरनेशनल हाई राइज कम्युनिटीज बनती हैं या मिनी सिटीज बनते हैं, मिनी टाउन्स बनते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें कुछ एंकर डेवलपमेंट्स होती हैं. मसलन अगर मैं डाउनटाउन दुबई को देखूं तो उन्होंने जब डाउनटाउन दुबई को प्लान किया तो उसके इर्द गिर्द जितनी बिजनेस वे का और सारी बिल्डिंग्स को जब उन्होंने सेल करना था तो उसके सेंटर में उन्होंने बुर्ज खलीफा डाला जो कि टूरिस्ट है और एक अल्ट्रा हाई लग्जरी टॉलेस्ट टावर है, उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा मॉल जो है दुबई मॉल वो एस्टैब्लिश किया. जब वहां पे फुटफॉल बढ़ना शुरू किया तो उस मैग्नेटिक सेंटर जो था जहां पे आपका फाउंटेन शो भी हो रहा है, जहां पे मॉल भी है, डाइनिंग भी है, आपकी वॉक्स भी बनी हुई है, आपके पास राइट पार्किंग स्पेस भी है, तो उस चीज के इर्द गिर्द उन्होंने उसको एक्सपैंड करके और पूरी डेवलपमेंट को मास्टर डेवलपमेंट को प्लान किया ईमार ने. उसमें फिर कमर्शियल को अलग कर दिया, मिक्स यूज कर दिए, रेजिडेंशियल टारगेटेड अलग कर दिए, ठीक है. और फिर वो जो एरिया मार्क किया उसके बिल्कुल साथ उन्होंने जो उनका इंडस्ट्रियल जोन है उसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया जो कि रासल खोर और अवीर का है. सो उसके जो आपके डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया उसके साथ, which so you're a businessman. सो जब तक हमारे मुल्क में इस किस्म के फ्री जोन्स प्लान नहीं होंगे तब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी और लोकल इन्वेस्टमेंट जो इट वुड अगेन मेक एब्सोल्युटली नो सेंस. सो देयरफॉर अगर आप लो इनकम लो कॉस्ट हाउसिंग के अंदर जाते हैं तो यस इट इज वर्केबल, बट देन अगेन जहां पे इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी ज्यादा है कि अगर हम प्री फैब का भी काम करते हैं और उसमें हमें इंपोर्ट ड्यूटीज पड़ती हैं और हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वहां पे हम प्री फैब प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज बिजली नहीं है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वही बात है कि इस कान को कहां से पकड़ें. सो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट डेफिनेटली नीड्स टू कम अप विद अ वेरी डिस्टिंक्ट एंड क्लियर स्ट्रैटेजी इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग फॉर द के पाकिस्तान के साथ पिछले 70 सालों में क्या हुआ है. व्हाट्स डन इज डन, वी डोंट वांट टू हियर इट. आई थिंक व्हाट वी रियली नीड टू नो इज कि व्हाट इज योर न्यू स्ट्रैटेजी एंड हाउ डू यू प्लान टू इम्प्लीमेंट इट. डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा सर आपने. सर यहाँ मैं एक चीज बता, बड़ी आपने जबरदस्त बात की थी. इस वक्त जो छोटे यूनिट्स हैं हमें इनकी तरफ आना चाहिए, और मैं चूंकि आजकल खुद भी एक छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर उसमें 3 मरला 5 मरला 7 मरला की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ और बड़ा मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. और आपने बड़ी सही बात की कि इस वक्त जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है एज कम्पेयर टू, अगर हम मैं बात करूँ रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल साइड पे तो मैं जा ही नहीं रहा, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ कि अब आपकी बात बिल्कुल सही है. और मुझे बड़ी वो अच्छा लगा कि आपने जब ये पॉइंट रेज किया कि इस वक्त जो ज़रूरत है और हमें इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो हमें छोटे यूनिट्स की तरफ जाना चाहिए. हाँ जी, बिकॉज छोटे यूनिट्स की डिमांड आज भी है और बहुत सारी यंग फैमिलीज देखें कि कल्चरल फैब्रिक पाकिस्तान का चेंज हो रहा है. आज से पहले लड़कों की शादियां होती थी तो बहुएं जो थी वो घर में आ जाती थी. अब वो जो बहू और लड़का है वो दोनों दे आर बोथ वर्किंग एंड दे वांट देयर ओन स्पेस, सो दे आर हैप्पी टू बी इंडिपेंडेंट एंड लिव इन देयर ओन पर्टिकुलर यूनिट. तो ये सोशल फैब्रिक चेंज हो रहा है. जैसे जैसे सोशल फैब्रिक चेंज होता जाएगा इस तरह आपकी अपार्टमेंट्स की और छोटे यूनिट्स की डिमांड जो बढ़ती जाएगी. सही.